सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग तुम्हारे पास जो है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इन्होंने कहा द टोटल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स एंटरिंग इनटू द रिएक्शन, एंटरिंग इनटू द reaction, entering into the reaction, ठीक, is equal to is equal to momentum of particles, is equal to momentum of particles, ठीक है, momentum of the products of this reaction, momentum of तुम्हारे पास क्या, products of this reaction। इसने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या बोला, इसने कहा द टोटल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंटरिंग इनटू द रिएक्शन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दिस। इसने कहा कि मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व इन दिस रिएक्शन, मोमेंटम इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कंजर्व होता है, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट सुनो। दूसरा पॉइंट पे इसने कहा कि जैसा कि हम लोग ऊपर बैलेंस करके आए हैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर को पूरी तरीके से। इसने कहा आप बैलेंस तो करके आए हो। इसने कहा वो बैलेंस करके आए हैं, तो हम इसके बारे में पॉइंट लिखना चाहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, विल रिमेन सेम। मतलब ये भी तुम्हारे पास कंजर्व हो गया, ऑब्वियसली कहीं जाना ही नहीं था, ठीक है, ये कहीं नहीं जाना था तो सेम ही रहेगा। तीसरा पॉइंट हमने लिखा, हमने तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा तो हमें क्या पता लगा, समझिएगा जरा। हमने जब तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा तो हमको पता लगा कि टोटल चार्ज, हमने यहाँ पे लिखा क्या कि टोटल तुम्हारे पास चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ प्रोडक्ट, टोटल चार्ज ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स, टोटल चार्ज ऑफ प्रोडक्ट particles, total charge of product particles will remain same before and after the reaction। इसने कहा हाँ। तो इसने कहा ठीक है भाई, और कुछ है? इसने कहा एक और चीज़ है। इसने कहा कि एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। इसने कहा क्या मतलब? इसने कहा कि एनर्जी के बारे में देखते हैं। इसने कहा कि टोटल एनर्जी, टोटल तुम्हारे पास एनर्जी दैट इज तुम्हारे पास एक तो रेस्ट मास एनर्जी, एक तो तुम्हारे पास रेस्ट मास एनर्जी और एक तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी दिस, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स, ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल इज इक्वल टू रिएक्टेंट तुम्हारे पास पार्टिकल्स, ठीक। तो ये इसने तुम्हारे पास बताया। इसने कहा कि टोटल एनर्जी दैट इज रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल इज इक्वल टू द रिएक्टेंट पार्टिकल। तो ये चार पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। किस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन में एब्सॉर्प्शन रीजन आपसे जो है पूछा जा सकता है, ठीक। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन और तुम्हारे पास जो है क्या नाम है केमिकल रिएक्शन में क्या अंतर है। तो एक डिफरेंस मेनली है होता है। जिसने कहा कि वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन तुम्हारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन एंड तुम्हारे पास केमिकल रिएक्शन, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली कुछ नहीं है। तो इन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन तुम्हारे पास और एक केमिकल रिएक्शन में क्या अंतर होता है। एक केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड जो कि घूम रहे हैं वो पार्ट लेते हैं रिएक्शन में, ठीक है, और न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आता है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस भी तुम्हारे पास पार्ट लेता है। तो इन्होंने कहा कि अगर मेन डिफरेंस देखें तो इन्होंने कहा कि इन अ केमिकल रिएक्शन, इन्होंने कहा कि इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन revolving around nucleus, revolving around nucleus, electron revolving around nucleus take part in reaction, take part in reaction, ठीक है, whereas, whereas in nuclear reaction the nucleus itself, the nucleus itself take
पार्ट इन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताओ न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में, तो ये वाला बता करके आना, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे सारी बात हो रही है। बहुत सारे और डिफरेंसेस होंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, केमिकल रिएक्शन में वो पार्ट लेता है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं, खुद न्यूक्लियस तुम्हारे पास पार्ट लेता है रिएक्शन, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे तो ये बात तुम बता करके आना, ठीक। चलो, अब नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, टाइप्स ऑफ तुम्हारे पास क्या, न्यूक्लियर रिएक्शन। अब उसने कहा कि ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है। इसने कहा कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में हम मेनली आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। अब मेनली आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे। इन्होंने कहा द पॉसिबल, इन्होंने कहा द पॉसिबल बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स, द पॉसिबल बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स में भी, पॉसिबल बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स हमारे पास में भी, ठीक, कौन कौन सी हो सकती हैं। इन्होंने कहा एक तो तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, दैट इज 2 तुम्हारे पास He4, ठीक। दूसरा कौन हो सकता है, दूसरा तुम्हारे पास प्रोटॉन हो सकता है, दैट इज 1H1, ठीक। तीसरा कौन हो सकता है, तीसरा तुम्हारे पास जो है न्यूट्रॉन हो सकता है, दैट इज 1H तुम्हारे पास 2, ठीक। चौथा कौन हो सकता है, चौथा तुम्हारे पास न्यूट्रॉन हो सकता है, मतलब कि 0N1, ठीक। पांचवा कौन हो सकता है, इसने कहा पांचवा फोटोन हो सकता है, और फोटोन के लिए सिर्फ और सिर्फ गामा, ठीक है। तो इतने लोग तुम्हारे पास एज अ बॉम्बार्डिंग पार्टिकल का रोल प्ले कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, एक आध एग्जाम्पल दे दीजिए सबके। हमने कहा ठीक है, लीजिए सबके एग्जाम्पल ले लीजिए। इन्होंने कहा कि जैसे मान लो पहला हमने लिया अल्फा तुम्हारे पास पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इंड्यूस्ड रिएक्शन, अल्फा पार्टिकल इंड्यूस्ड तुम्हारे पास रिएक्शन, मतलब ठीक है। अल्फा पार्टिकल इंड्यूस्ड रिएक्शन में क्या लिखना होगा, अल्फा पार्टिकल इंड्यूस्ड रिएक्शन में हमको ये बताना होगा कि जब अल्फा पार्टिकल तुम्हारे पास बॉम्बार्ड करता है तो एग्जैक्टली क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी आपको मैंने एग्जाम्पल बताया भी था और बता दे रहा हूँ आपको। इन्होंने कहा अगर अल्फा पार्टिकल तुम्हारा बॉम्बार्ड करता है, जैसे मान लीजिए 4 तुम्हारे पास बेरिलियम, 9 10 तुम्हारे पास 2 तुम्हारे पास He तुम्हारे पास जो है 4। अब देखो इसके बाद रिएक्शन लिखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या मतलब, मतलब ये कि देखो ये बेरिलियम है, ठीक है, ये तुम्हारे पास हीलियम है। अब हमको ये पता है कि ये नीचे लिखा हुआ है 4 और ये नीचे लिखा हुआ है तुम्हारे पास 2। मैंने कहा ठीक है, अब एग्जैक्टली कौन कौन तुम्हारे पास एमिट होगा। तो इन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 तुम्हारे पास C, और तुम्हारे पास ये कितना 12, और फिर हमने क्या लिखा तुम्हारे पास 0N1। तो क्या ये रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आएंगी, नहीं, ये नहीं आएंगी। जो मैंने तुमको पढ़ाया था ना अल्फा बीटा गामा डीके, वो तुम्हारे पास फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आती हैं। या फिर ऐसा कर सकता है कि तुमको ये लिख के दे दे, ये लिख के दे दे, ये लिख के दे दे, और तुमसे पूछे बताओ यहाँ क्या आएगा, ठीक है। अब इतना तो कर ही सकते हो ना कि भाई देखो 4 और 2 6 इधर है, यहाँ 0 है, तो सिंपल सी बात है यहाँ 6 आएगा। इस एटॉमिक नंबर को जानते ही तुम एलिमेंट का नाम जान लोगे, एलिमेंट का नाम जान लोगे, उनका सिंबल पता लग जाएगा। अब ऊपर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 और 4 13, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 12 आएगा। तो इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आएगा तो 3 लोग, या मतलब एक पूछा जाएगा शख्स, बाकी सब लोग गिवन होंगे, ठीक है, बाकी सब लोग तुम्हारे पास गिवन होंगे। और जब डी के प्रोसेस होगा, जब डी के प्रोसेस होगा तो कुछ नहीं गिवन होगा, महज एक शख्स गिवन होगा, बाकी सब पूछा जाएगा। आपको याद होना चाहिए जब हम लोगों ने डी के प्रोसेस पढ़ा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ पीछे कहाँ पे था, एक से शायद यहाँ पढ़ा होगा उन्होंने डी के प्रोसेस में। ये तो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट है, और पीछे पढ़ा होगा उन्होंने इधर, हाँ ये देखो। जब हम लोग को इसका क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमसे सिर्फ बोला जाएगा अल्फा डी के चाहिए है इनका, ठीक। अब तुम जब डी के करोगे तो अल्फा तो निकालोगे। अब अल्फा के साथ बीटा नहीं निकलने वाला, ध्यान रखिएगा, अल्फा के साथ बीटा नहीं निकल जाएगा। बीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा गामा एक साथ कभी नहीं निकलते हैं, अलग अलग निकलते हैं, ठीक। और ये तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया। ये तुमको याद होना चाहिए, ये पोर्शन तुमको याद होना चाहिए। ये नहीं कि हमने लिस्ट याद नहीं करी थी तो हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर तुम नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। लिस्ट मैंने तुमको दी है और ये लिस्ट तुमको रटनी है पूरी तरीके से, ठीक है।
पूरा आप इस लिस्ट को अच्छे से पढ़ के लिख करके प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर ये सवाल आ गया, आप मान के चलिए 99% जनता इस सवाल को छोड़ के चली जाएगी। ठीक, क्यों छोड़ के चली जाएगी? उसे लिस्ट नहीं याद होगी। लिस्ट नहीं याद होगी, आपका सवाल अधूरा रहता है। ठीक है, तो ये लिस्ट याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो जब ये तुम्हारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन लिखने को आएंगी, जब डीके वाली, तो ये जो डीके वाली तुम्हारे पास आएगा डीके रिएक्शंस, तो ये डीके रिएक्शन में आपको सिर्फ एक चीज देंगे और 3 चीज पूछेंगे। लेकिन जब अगर अगर हमने आपको यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे हम आपको 3 चीज देंगे और एक चीज पूछेंगे। बात समझ आई? अब जैसे मान लो कि मुझे ये रिएक्शन लिखनी है, इसका सिंबल लिखना है, तो बीई, अल्फा, न्यूट्रॉन और तुम्हारे पास कार्बन। इस तरीके से हम लोग इस सिंबल को लिखेंगे। बात क्लियर हुई क्या सभी लोग को? ठीक है। अब मान लो कि जैसे इसने कहा और एग्जांपल दो, और एग्जांपल नहीं देते हैं, इसके आगे देते हैं। इसने कहा प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन देखो। ठीक है, प्रोटॉन इंड्यूस्ड तुम्हारे पास रिएक्शन, एक एग्जांपल दे दे रहे हैं। ठीक है, बाकी तो आप कर ही लोगे आराम से। इसने कहा कि ये 3 तुम्हारे पास Li7, ठीक है, प्रोटॉन मतलब तुम्हारे पास 1H1, ठीक है, ये आ गया। अब इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोटॉन, ये ड्यूट्रॉन का है, ये वाला पार्ट, ये है तुम्हारे पास ड्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन। ड्यूट्रॉन तुम्हारे पास इंड्यूस्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास है क्या, 1H2। ठीक, अब लेकर क्या है, अब यहाँ पे आपको कोई एक तो वो गिवन करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि कोई भी ना दे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इन्होंने कहा कि 3 तुम्हारे पास जो है Li तुम्हारे पास कितना 8 प्लस तुम्हारे पास कितना 1 तुम्हारे पास H1। ठीक है, इनका क्या नाम है, इनका नाम है प्रोटॉन। ठीक है, और इनका क्या नाम है, ये लिथियम। ये तुम्हारे पास क्या, ये न्यूट्रॉन। ये तुम्हारे पास क्या, ये तुम्हारे पास लिथियम। तो इन्होंने कहा कैसे लिखेंगे, इन्होंने कहा ऐसे लिख सकते हैं, लिथियम तुम्हारे पास जो है ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन तुम्हारे पास ये रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा ड्यूट्रॉन को कैसे लिखते हैं, ड्यूट्रॉन का सिंबल जो है ये रहता है डी, राइट, डी। और ये तुम्हारे पास क्या, प्रोटॉन, और ये तुम्हारे पास क्या, लिथियम, इस तरीके से। अच्छा, क्या इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं? इसने कहा कि अगर हो सके तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये कहाँ गए, लिथियम, लिथियम कहाँ गए, जरूरत नहीं है इनको लिखने की। ठीक है, तो हर बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कौन कौन सा है, इसने कहा नेक्स्ट है हमारे पास जो है प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन। प्रोटॉन इंड्यूस्ड तुम्हारे पास रिएक्शन। अब प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन क्या होती है? प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन में हमने एग्जांपल ले लिया, हमने कहा कि ऐसा ले लेते हैं कि 4 तुम्हारे पास बेरिलियम तुम्हारे पास 9, ठीक, और ये 1H1, ठीक है, और ये तुम्हारे पास 4 तुम्हारे पास बेरिलियम तुम्हारे पास कितना 8, और तुम्हारे पास 1H2। ठीक, ये कौन है, प्रोटॉन। ये कौन है, न्यूट्रॉन। तो ये हो गया प्रोटॉन कॉमा तुम्हारे पास न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तुम्हारे पास एज अ बॉम्बार्डिंग पार्टिकल, और डी जो न्यूट्रॉन है वो तुम्हारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल के फॉर्म में निकलेगा। ठीक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है तुम्हारे पास चौथा वाला शख्स आता है न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन। न्यूट्रॉन तुम्हारे पास इंड्यूस्ड रिएक्शन। अब ये न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन क्या होगा, सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन को उठा के ले लेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, 52 वापस Te131 पे हमने न्यूट्रॉन को लिया एज अ हिट करवाया, हमको मिला तुम्हारे पास 53 हमारे पास I132, और हमारे पास एमिट जो हुआ है वो हुआ है कितना, ये हुआ है -1 E और तुम्हारे पास C। ठीक, 131 + 1 132 हो गया, और 52 का हो गया 53, और ये तुम्हारे पास हो गया -1। ठीक, ये कौन है शख्स, ये शख्स तुम्हारे पास है इलेक्ट्रॉन, राइट। और अगर यहाँ पे नीचे +1 लिखा होता तो ये क्या होता, ये होता पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब इसने कहा कि ठीक है, पांचवा वाला और आखिरी वाला क्या है, इसने कहा ये है तुम्हारे पास गामा इंड्यूस्ड रिएक्शन। ठीक है, प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन। तो गामा इंड्यूस्ड रिएक्शन तुम्हारे पास निकाल लेते हैं। अब उसने कहा कि ठीक है भाई, ये तुम्हारे पास 12 तुम्हारे पास Mg 25 में तुम्हारे पास गामा लिया गया, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 11 तुम्हारे पास Na तुम्हारे पास 24 में, और यहाँ पे 1H1। गामा डीके और गामा इंड्यूस्ड रिएक्शन को जरा अलग अलग रखिएगा भैया। गामा डीके में there was no change in the mass number, there was no change in the atomic number, but in the gamma induced reaction there is a change in the mass number, there is a change in the atomic number। कैसे कह रहे हो, मैं ऐसे कह रहा हूँ, यहाँ 25 लिखा हुआ है, यहाँ 24 हो गया है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ 11 हो गया है, यहाँ एलिमेंट Mg है, यहाँ एलिमेंट Na है। ये गामा इंड्यूस्ड रिएक्शन है, ना कि गामा डी के रिएक्शन है।
ऐसा पूछेगा assertion रीजन में तुमसे स्टेटमेंट इन दी गामा डीके द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर डू नॉट चेंज। हाँ ठीक है, इन दी गामा इंड्यूस्ड रिएक्शन ऑल्सो द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर डू नॉट चेंज। गलत। in the gamma induced reaction the atomic number and the mass number both get changed, ठीक, but in the gamma decay atomic number and the mass number do not get changed। आप बात समझ रहे हैं? बहुत छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन में सवाल बनाएगा और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे पढ़े हो, तो अभी आप उसको जो है निकाल पाओ। आई बात समझ में सभी लोग को? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चल अब बात आगे करते हैं। तो ये तो हो गई बात कंप्लीट इसकी। नेक्स्ट आती है तुम्हारे पास बात एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक, दैट इज योर न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर तुम्हारे पास एनर्जी, अब हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अब यहाँ से जो है पार्ट और ज़्यादा डीप में जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ दो मेन इंपॉर्टेंट लोग आने वाले हैं, फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा। इसमें वैसे तो एक मॉडरेटर के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या क्या है। अब इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक, तो इनके बारे में लिखा तो पता लगा कि भाई कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ energy released during a nuclear reaction energy released during a nuclear reaction is called nuclear energy। एक ऐसी एनर्जी जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान रिलीज होगी उसे हम लोग जो है न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इसने कहा ठीक है भाई कह देना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि जरा वो वाला कर्व देखते हैं, उस पर कुछ बात करनी है। कौन सा वाला कर्व मैं आपको दिखाता हूँ। बाइंडिंग एनर्जी वाला कर्व इसमें पड़ेगा, इसकी जरा निकालना पड़ेगा। बाइंडिंग एनर्जी, हाँ ये वाला कर्व। ये कर्व दोबारा लेकर के आए, क्यों लेकर के आओ ये कर्व दोबारा, इसमें कुछ बताना है बातें। देखो जरा, इसने कहा कि अगर हम लोग देखें, इसने कहा कि फ्रॉम तुम्हारे पास A इज इक्वल टू 30 से लेकर के टू A इज इक्वल टू 170 तक, ठीक, जो बाइंडिंग एनर्जी तुम्हारे पास है, बाइंडिंग एनर्जी तुम्हारे पास है, ठीक है, वो तुम्हारे पास 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तुम्हारे पास है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में इसने कहा कि लगभग कहानी यहाँ से बता रहे हैं। ये तुम्हारे पास 30 से लेकर के तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास 170 तक, ठीक है, 30 से लेकर के 170 तक ऐसा लग रहा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी तुम्हारे पास है, ठीक है, वो तुम्हारे पास एक फ्लैट पोर्शन रखी हुई है। ठीक है, लगभग 8.25 8.5 मतलब 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए रखा हुआ है। ठीक, अब इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर हम बात करें कि तुम्हारे पास A लेस देन 30 के लिए A लेस देन 30 के लिए, ठीक है, तो इसने कहा कि यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तुम्हारे पास है ये तुम्हारे पास लेस है। ठीक है, इन्होंने कहा हाँ लेस तो है भाई, है तो लेस यहाँ पे। तो इन्होंने कहा ऐसा क्यों, बिकॉज न्यूक्लियॉन्स आर नॉट टाइटली बॉन्ड। ठीक है, नॉट टाइटली बॉन्ड। इन्होंने कहा आपको कैसे पता, इन्होंने कहा कि देखो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या है तुम्हारे पास बाइंडिंग एनर्जी, तुम कहोगे बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो कि न्यूक्लियस को तोड़ करके उसके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अलग अलग बैठाने के काम आती है ना। अब सिंपल सी बात है, मैं दो लोगों को तब तोड़ सकता हूँ जब दो लोग पहले से कमजोर हो, है ना, मतलब मेरे को कम एनर्जी चाहिए होगी, सिंपल सी बात है। अब भाई सिंपल सी बात है, कोई चीज ऑलरेडी मेरे को तोड़नी है कोई चीज, है ना, और अगर उसमें ऑलरेडी क्रैक आ चुका है तो यार मैं उसको आसानी से तोड़ पाऊंगा। अब बिल्कुल सॉलिड है ना, कोई क्रैक ही नहीं है ना, जैसे तुम देखते होगे जैसे वो चिप्स के पैकेट आते हैं, ठीक है ना, अंकल चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, तो अगर तुम इस चिप्स को पैकेट को जरा देखो तो ऊपर की तरफ तुम्हें एक वी पैटर्न दिखाई देगा उस चिप्स के जस्ट ऊपर। वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि तुम वहां से फाड़ पाओ, तो वहीं से क्यों फाड़ पाओ, बीच से नहीं फाड़ सकते हो क्या, बीच से फाड़ो, तुमसे फटेगा ही नहीं बीच से,
ठीक, क्यों नहीं फटेगा? क्योंकि क्या होता है कि जो आप अगर उस चिप्स का पैटर्न देखें तो ये पैकेट में तुम्हारे पास कुछ जो है यहाँ पे ऐसे तुम्हारे पास बना होता है, इस तरीके का पार्ट, इस तरीके का पार्ट ये बना होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं तुम्हारे पास फिजिक्स की लैंग्वेज में स्ट्रेस कंसंट्रेशन पार्ट। स्ट्रेस कंसंट्रेशन पार्ट का मतलब ये हुआ कि मैंने उस जगह पे प्लास्टिक के पार्ट का कुछ पार्ट मतलब रैपर का कुछ पार्ट निकाल लिया, मैंने उसे कमजोर कर दिया। जब मैंने उसे कमजोर कर दिया तो तुम बस जरा सा दोनों पार्ट को पकड़ना और टीयर कर देना, फाड़ देना उठा करके, ठीक है। इसने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि जब कोई चीज पहले से कमजोर होती है तो उसे तोड़ने में आसानी रहती है। अगर ए की वैल्यू लेस देन 30 की हम लोग बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ पे कम है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियंस आर नॉट टाइटली बाउंड, ठीक है, इन क्या नाम है, दिस रेंज ऑफ मास नंबर, इन दिस रेंज ऑफ तुम्हारे पास क्या, मास नंबर। इसने कहा इसीलिए तुम्हारे पास बाइंडिंग और एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ पे कम है। इसने कहा ठीक है। अच्छा, और फिर इसने कहा कि एक बात ये कहना चाहेंगे कि अगर ए तुम्हारे पास 170 से ज़्यादा है, ठीक है, ए तुम्हारे पास 170 से ज़्यादा है, यहाँ पे भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो तुम्हारे पास लेस है। लेस मतलब तुम्हारे पास कम हो रही है एज कम्पेयर टू 70 से लेकर के 30 से लेकर के 170 के बीच में। तो इसने कहा तो क्या करोगे? तो इसने कहा यहाँ पे क्या बोलोगे? इसने कहा यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि जो है ये लेस स्टेबल हैं। इन्होंने कहा ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे पास ये लोग लेस स्टेबल हैं ड्यू टू वेरी हाई नंबर, ड्यू टू वेरी तुम्हारे पास हाई नंबर ऑफ तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन इट, ठीक, न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन इट। इसने क्या बोला? इसने साफ साफ ये बोला कि ऐसा है कि ए की वैल्यू 30 से 170 के बीच में ये कर्व ये कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी की बढ़िया वैल्यू है, मतलब आई विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ दिस न्यूक्लियॉन्स एंड पुटिंग देम टुगेदर एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, राइट। और अगर 30 के नीचे और 170 के ऊपर का मामला अगर देखा जाए तो वहां पे जो बाइंडिंग एनर्जी है वह कम है। जो 30 के नीचे कम है उसका कारण ये है कि न्यूक्लियॉन्स टाइटली बाउंड नहीं है उस पर्टिकुलर जोन में, और जो 170 के आगे है वहां पे ये कारण है कि उनके बीच में इतना जबरदस्त फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है कि वो अपनी स्टेबिलिटी खोए पड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में फिर आप क्या बता रहे थे? इन्होंने कहा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम ये बता रहे थे कि व्हेन एन एलिमेंट, जब कोई एक पर्टिकुलर तुम्हारे पास एलिमेंट, ठीक है, with a smaller binding energy, with a smaller binding energy is transmuted into an element, मतलब कि तुम्हारे पास रिएक्शन हुई एंड इट गॉट कन्वर्टेड, ठीक है, transmuted into an element with a larger binding energy, binding energy, ठीक है, a large amount of energy is released, a large amount of एनर्जी इज रिलीज, एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो तुम्हारे पास रिलीज हो जाती है, ठीक है। और ये हुआ क्यों? ये एग्जैक्टली हुआ क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये सीखा था, आइंस्टीन मास रिलेशन ने क्या बोला था? आइंस्टीन मास रिलेशन ने ये कहा था कि जब तुम्हारे पास E इक्वल्स टू mc² है तो इसने कहा कि जो डेल्टा m है, ठीक है, ये सच्चाई है इस दुनिया की कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और जो एनर्जी है वो तुम्हारे पास मास में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि एनर्जी क्वांटिटी एंड मास क्वांटिटी आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ईच अदर। इसका मतलब है कि कोई पर्टिकुलर मेरे पास ये कुछ मास m है, अगर मैं इसको c² से दौड़ाऊं तो मेरे को E मिल जाएगी, है ना। तो उसने कहा कि अगर कोई एलिमेंट स्मॉलर बाइंडिंग एनर्जी के साथ ट्रांसम्यूट होता है तुम्हारे पास एक ऐसे एलिमेंट में लार्जर बाइंडिंग एनर्जी जिसके पास है, तो एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसने कहा ऐसा क्यों होता है? दिस इज मेनली ड्यू टू दिस इज मेनली due to due to conversion of some mass into energy. This is mainly due to conversion of some mass into energy. मास का एनर्जी में कन्वर्ट होना ही इसका मुख्य कारण है, ठीक है। इन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा कि
ये तुम्हारे पास न्यूक्लियर एनर्जी कहलाई। अभी हमने देखा था न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, तो इसने कहा कि जब कोई एलिमेंट स्मॉलर बाइंडिंग एनर्जी के साथ ट्रांसमिट होता है किसी एलिमेंट में जिसके पास लार्जर बाइंडिंग एनर्जी होती है, तो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और ये मेनली तुम्हारे पास कुछ मास के कन्वर्जन की वजह से ये पर्टिकुलर एनर्जी आती है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, विच प्रोड्यूस एनर्जी। इसने कहा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसने कहा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, विच आर यूज्ड विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी पैदा करने के लिए जो तुम्हारे पास हैं वो एक्चुअल में मुख्य दो तरीके की हैं। इन्होंने कहा ठीक है, जो पहली है, ठीक है, वो है तुम्हारे पास क्या, वो है तुम्हारे पास न्यूक्लियर फिजन। वो है तुम्हारे पास क्या, न्यूक्लियर तुम्हारे पास फिजन, ठीक। और जो दूसरी है, ठीक है, वो है तुम्हारे पास क्या, न्यूक्लियर तुम्हारे पास जो है फ्यूजन, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि भाई क्या है, इसने कहा कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है। फिजन और फ्यूजन ये तो अंग्रेजी से ही समझ में आ जा रहा है। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, है ना। फिजन का मतलब होता है टूटना। फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज होना, फ्यूज मतलब जुड़ गए, ठीक है। फिजन मतलब होता है टूट गए मतलब कुछ पार्ट्स में टूटे। इन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि इसमें क्या होता है कि एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक तुम्हारे पास जो है लार्ज न्यूक्लियस होता है। ये इनटू टू स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। स्मॉल तुम्हारे पास फ्रैगमेंट्स, बहुत ही छोटे दो तुम्हारे पास स्मॉल फ्रैगमेंट्स में जाता है, ठीक है, लिबरेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिबरेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि भाई हमको सिर्फ एक ही पॉइंट बताओ, हमको सिर्फ एक ही पॉइंट बताओ, क्या नाम है, न्यूक्लियर फिजन के लिए, फ्यूजन के लिए कोई रिएक्शन मत लिखो, कुछ ना लिखो, क्योंकि एक नंबर का सवाल है, तो क्या करोगे। अब एक नंबर के सवाल में एक नंबर के हिसाब से लिखना, ये नहीं कि हमको जितना आता है हम सब लिख डालेंगे वहां। तो हम ये नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, जो पूछा है वो है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है तुमसे, ठीक है। इसने कहा कि अगर लार्ज न्यूक्लियस स्प्लिट करता है तो हमारे पास दो स्मॉल फ्रैगमेंट में, ठीक है, लिबरेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये कहलाता है तुम्हारे पास न्यूक्लियर फिजन। इसने कहा कि यही तुम्हारे पास जो है प्रिंसिपल है, ठीक है, यही तुम्हारे पास प्रिंसिपल है तुम्हारे पास एटम बॉम्ब के लिए, ठीक है। एटम बॉम्ब जो तुम्हारे अभी हम लोग पढ़ेंगे भी थोड़ा सा, न्यूक्लियर रिएक्टर में उठा करके पढ़ेंगे, तो एटम बॉम्ब जो है वो एक्चुअल में न्यूक्लियर फिजन का तुम्हारे पास रिजल्ट है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है इस वाले में, इसने कहा कि टू स्मॉल न्यूक्लियाई, इसने कहा इसमें क्या होता है, इसमें होता है टू स्मॉल न्यूक्लियाई, ठीक है, फ्यूज टुगेदर, फ्यूज टुगेदर, जैसा कि मैंने अभी बताया था, फ्यूजन मतलब फ्यूज, जुड़ रहा है, फ्यूज टुगेदर टू मेक लार्ज न्यूक्लियस, टू मेक तुम्हारे पास क्या, लार्ज न्यूक्लियस, ये तुम्हारे पास लार्ज न्यूक्लियस देते हैं, ठीक है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये लोग रिलीज करते हैं, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एज इन हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। ये हो गया वन मार्क का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज एन अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर द हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर फ्यूजन का होना, ठीक है, और एटम बॉम्ब के लिए, एटम बॉम्ब के लिए जो प्रिंसिपल है वो तुम्हारे पास है न्यूक्लियर फिजन का होना। आई बात समझ में। तो ये वन मार्क में पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं एक्सप्लेन ओनली, एक्सप्लेन अबाउट न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, और ये वन मार्क का सवाल देते। तो बस इतना लिखना कि यहाँ पे जो लार्जर न्यूक्लियस होता है वो दो स्मॉल फ्रैगमेंट में जाता है, दो ही में जाता है, ठीक है, दो ही में जाता है, 25-30 में नहीं चला जाता है कि तुम वो 25-30 लिख दो, वो फर्दर डीके होते हैं तुम्हारे, वो अलग चीज है, ठीक है। टू स्मॉल फ्रैगमेंट लिबरेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें दो स्मॉल न्यूक्लियाई जुड़ेंगे और बड़ा बनाएंगे, ऐसे समझो, जुड़े बड़ा बना दिया, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है। बड़ा था टूट करके छोटे पार्ट में आया, ठीक है, वो तुम्हारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। आई बात समझ में, ठीक। चलो अब बात आगे करते हैं। इसने कहा कि अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर तरीके से, क्या नाम है, रिएक्शन वगैरह के साथ न्यूक्लियर तुम्हारे पास जो है फिजन प्रोसेस, न्यूक्लियर तुम्हारे पास जो है फिजन प्रोसेस। इन्होंने कहा कि ठीक है भाई लाओ क्या है इसके अंदर। इन्होंने कहा
कि जैसा कि अभी लिखा था कि एक तुम्हारे पास हैवी न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, जिसका ए जो है वो 230 से ज़्यादा होगा। समझिएगा, क्या ये बात लिखना जरूरी है? हाँ, ये बात लिखना जरूरी है, ठीक है। जिसका ए जो है 230 से ज़्यादा होगा, व्हेन एक्साइटेड, व्हेन एक्साइटेड splits when excited splits into two smaller nuclei of splits into two smaller nuclei of splits into two smaller nuclei of, ठीक, नियरली कंपेरेबल मासेस, नियरली कंपेरेबल मासेस। अब देखो जरा क्या बता रहा है। इसने कहा कि एक ऐसा फिनोमिना जिसमें ए की वैल्यू 230 से ज़्यादा वालों को उठाने का है, ठीक है, और जब इनको उठाएंगे तो हमको कुछ दो फ्रेगमेंट्स मिलेंगे और भी कुछ मिलेगा, जो और भी कुछ मिलेगा वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक। इसने कहा कि ठीक है भाई, जो इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ हमारे पास न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन याद करनी है आपको। ये हर हाल में ये इक्वेशन आपको बिल्कुल सही नंबरों के साथ याद रहनी चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसने कहा कि 92 यू 235 235, ठीक, बॉम्बार्डिंग हुई तुम्हारे पास न्यूट्रॉन के साथ, ठीक, पैदा हुआ यहाँ पे बेरियम, तुम्हारे पास 56 एटॉमिक नंबर 141, प्लस तुम्हारे पास क्रिप्टन तुम्हारे पास 36 एटॉमिक नंबर, प्लस तुम्हारे पास 92, और तुम्हारे पास निकले 3 तुम्हारे पास न्यूट्रॉन, ठीक, और तुम्हारे पास निकली। ये इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल रट डालनी पड़ेगी, ठीक। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो यूरेनियम है आपका, वो यूरेनियम 92 तुम्हारे पास था, ठीक है, और वो 92 वर्ड 92 तुम्हारे पास यहाँ पे गया। तो देखो यहाँ पे जरा बैलेंसिंग यहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये 92 है प्लस 0 इज इक्वल टू तुम्हारे पास 92 है, और यहाँ पे 56 प्लस तुम्हारे पास 36, ये तुम्हारे पास 92 है। तो यहाँ पे ये तुम्हारे पास ये कितना है, ये तुम्हारे पास 56 प्लस 36 इंटू 3 इंटू 0 इज इक्वल टू तुम्हारे पास 92 है। ऊपर वाला पार्ट 235 प्लस तुम्हारे पास 236 है यहाँ पे 141 प्लस तुम्हारे पास 92 प्लस तुम्हारे पास 3 इंटू 1 कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारे पास 95 और ये तुम्हारे पास 96 और 140 236, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? ये पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी इसलिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास बैलेंसिंग होगी। इसने कहा कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन हम लोग को याद करके पड़ेगा। इन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा कि इसके बारे में कुछ बताओगे। इसने कहा हाँ बता तो सकते हैं। तो उसने कहा कि देखो इसके बारे में कुछ बताते हैं। इसने कहा कि अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें जो है क्यू कितना निकलता है, ठीक है, और वो क्यू मतलब कितना प्रभावशाली है। जैसे अपने भारत में जो न्यूक्लियर साइंस है ना, ठीक है, BARC सर्च करना कभी टाइम मिले, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। सो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एंड दे आर अंडर द रिसर्च ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये लोग हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के रिसर्च सेक्टर में काम करते हैं। आपको इसमें साइंटिस्ट बनने का मौका मिल सकता है अगर आप जो है MSc फिजिक्स, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स करें, या फिर आप बीटेक मैकेनिकल या फिर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स करें, ठीक है। तो आप इनके साथ काम कर सकते हैं। साइंटिस्ट की पोस्ट होती है और सैलरी बढ़ जाती है, 70-80,000 रहती है, ठीक है। सो ये जो है तुम्हारे पास हमारे भारत में ये न्यूक्लियर एनर्जी के पार्ट में ये लोग रहते हैं। आप यहाँ पे बहुत डिटेल ले सकते हैं, अच्छे से आपको पता लग जाएगी, ठीक। सो मुझे यहाँ पे आपको क्या बताना था, मेरे को यहाँ पे बताना था कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो इसने कहा कि वो कैसे निकाल दो। सिंपल सी बात है, मैं कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ पे निकालूंगा कि सबसे पहले तो मैंने 92 तुम्हारे पास U235 को बुलाऊंगा कि आपके पास कितना मास है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास है 235.0439 तुम्हारे पास U है, ठीक है। हमने फिर न्यूट्रॉन का मास लिखा और ये तुम्हारे पास कितना गया 1.0087, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे 56 तुम्हारे पास बेरियम और 141, ठीक है, आपने यहाँ पे इसको लिखा तो ये हो गया है 140.91 तुम्हारे पास 39U, ठीक। और ये हो गया है 36 तुम्हारे पास क्रिप्टन, ये हो गया है 92, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आई है क्या 91.8973,
और ये तुम्हारे पास न्यूट्रॉन की वैल्यू तो आपको पता ही है, ठीक है। तो हमने थ्री पार्ट्स की वैल्यू लिखी, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ रही है, ये आ रही है तुम्हारे पास 3.0261। जब हमने इसकी एनर्जी निकाली, ठीक है, तो हमने इसकी एनर्जी निकाली, इसने कहा कैसे निकाली होगी एनर्जी, इसने कहा सिंपल सी बात है, मास डिफेक्ट निकाला होगा, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा और ये तुम्हारे पास क्यू वैल्यू आई होगी। जब हमने मास डिफेक्ट निकाला तो वो आया 0.2153। ये तो पता ही होगा ना, इन लोग को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, इन लोग को ऐड करेंगे, ठीक है, जो वैल्यू आ जाएगी वो डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी, ये तो पता ही है। तो 931 तुम्हारे पास एम की वैल्यू है। ये वैल्यू जब निकाली तो ये आ गई 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई तुम्हारे पास 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि अगर हम यूरेनियम 92-235 के एक न्यूक्लियस का फिजन मारे तो हमको 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिली है। उसने कहा और अगर इसे आप क्या नाम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के फॉर्म में अगर हम देख रहे हैं तो ये ऐसा लगेगा कि ये 0.9 तुम्हारे पास MeV पर तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन की एनर्जी है। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने क्या बताया, इसने कहा कि इतनी ज्यादा एनर्जी है। इसने कहा कि अगर 1 किलोग्राम का तुमने यूरेनियम ले लिया ना, अगर 1 किलोग्राम का यूरेनियम ले लिया, यहाँ पे मैं बस डेटा दे रहा हूँ, ये आपको याद नहीं करना है, बस आप समझते चलिए, थोड़ी थोड़ी बात आपको समझनी भी चाहिए, ठीक है। अगर 1 किलोग्राम का आपने यूरेनियम ले लिया तो उसमें होते हैं 2.56 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 24 तुम्हारे पास एटम्स, ठीक है, जिसमें बात हो रही है तुम्हारे पास 92 U2 तुम्हारे पास 235 की, ठीक है। अगर आपने ये अमाउंट ले लिया तो ये तुमको देगा तुम्हारे पास एनर्जी 10 की पावर 14 जूल ऑफ एनर्जी। और समझ रहे हो कितने जीरो लग गए, मतलब 1 किलो यूरेनियम हम लोग को 10 की पावर 14 अमाउंट ऑफ एनर्जी देने वाला है। और ये एनर्जी तुम्हारे पास 3000 कोयला को जला करके मिलने, 3000 कोयला 3000 किलोग्राम कोयला को जला करके मिलने के अबाउट जो एनर्जी होती है वो महज तुम्हारे पास 1 किलोग्राम के यूरेनियम से मिल जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए इन सब सेक्टर्स पे रिसर्च चल रही है, ठीक है। आने वाले समय में आप पढ़ोगे, अगर आप मान लो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में गए तो इसके लिए भारत में एक ही इंस्टीट्यूट है जो कि सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वो है IIT कानपुर, ठीक है। यहीं पे न्यूक्लियर साइंस का डिपार्टमेंट है और ये बेस्ट डिपार्टमेंट है इंडिया का, ठीक है। यहाँ पे मतलब अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए अब इस पार्ट को यहीं पे क्या नाम है हॉल्ट करते हैं क्योंकि टाइम कम बचा है। तो न्यूक्लियर फिजन के बारे में आपको मैंने हल्का फुल्का आइडिया दिया है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, मॉडरेटर पढ़ेंगे, रिएक्टर पढ़ेंगे और फ्यूजन पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अगर नहीं हो पाया तो परसों तो तुम्हारे पास हर हाल में कंप्लीट कर, ठीक है।